गुड मॉर्निंग। इनकम टैक्स में एक क्वेश्चन और लेते हैं आज हम। क्वेश्चन है, देखो, काशीराम जो है उसको 1/4/89 को एम्प्लॉयड नौकरी चालू की है इसने। 1/4/89 को नौकरी स्टार्ट, ठीक है। उसकी सैलरी फिक्स हुई उस दिन 5,900। उस दिन नहीं, 1 जुलाई 14 को फिक्सेशन अलग से हुआ है इसका। 1 जुलाई 14 को 5,900 पे फिक्स किया इसको। और इसका जो पे स्केल है वो है 5,000, 300, 8,000 और 400 और 10,000। ये पे स्केल चल रहा है इसका। तो उसके बाद में ये पे स्केल कब से चालू हुआ है? 1 जुलाई 14 से, ठीक है ना। और उसके बाद में उसको डियरनेस अलाउंस, बाकी चीज़ें तो बाद की है, पहले बेसिक सैलरी निकालते हैं हम। तो 1 जुलाई 14 से 30 जून 14 तक तो 5,900 रहेगी, फिर 300 रुपये बढ़ती रहेगी। तो 1 जुलाई 15 से 30 जून 16 तक 6,200। 1 जुलाई 16 से 30 जून 17 तक 6,500। 1 जुलाई 17 से 30 जून 18 तक 6,800। और 1 जुलाई 18 से 30 जून 19 तक 7,100 होती है उसकी, ठीक है ना। तो मतलब 6,800 ये दो काम आएंगे अपने। 18-19 का ईयर है अपना, प्रीवियस ईयर क्या है 18-19। तो इसमें दो काम आ जाएंगे 18-19 में। देखो, अप्रैल मई जून 3 महीने तो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। 30 जून तक ये चल रही है ना सैलरी, तो अप्रैल मई जून 3 महीने तो 6,800। और वो रिटायर हुआ है, देखो रिटायर कब हुआ है? 1 जनवरी 2019 को रिटायरमेंट हो गया है इसका। रिटायरमेंट 1 जनवरी 19 को। तो ये 30 जून 19 तक तो चलेगा ही नहीं, 1 जनवरी को ही रिटायर हो गया है। तो ये 31 दिसंबर तक ही रहेगा, 18 तक ही, क्योंकि 1 जनवरी 19 को रिटायरमेंट हो गया है तो उसको सैलरी 31 दिसंबर तक की मिलनी है। तो देखो, अप्रैल मई जून 3 महीने तो 6,800 है, ठीक है ना। और बाकी कितने महीने बचे? रिटायरमेंट कब हुआ है उसका? अच्छा, रिटायरमेंट 1 दिसंबर को ही हो गया है। 1 दिसंबर 18 को रिटायरमेंट हो गया है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने तो 6,800। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, दिसंबर की तो मिलेगी नहीं, 1 तारीख को रिटायर हो गया है। तो 5 महीने 7,100। तो इसकी हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सबसे पहले तो बेसिक सैलरी हो जाएगी 6,800 तो 3 महीने की, प्लस 7,100 5 महीने, ठीक है ना। तो बेसिक सैलरी होगी इसकी 55,900। बेसिक सैलरी के बाद कह रहा है 15% उसको डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता भी मिलता है। और महंगाई भत्ता केवल उन्हीं को मिलता है जिनकी सैलरी 7,000 रुपये से कम है। अब ये चक्कर हो गया, देखो, है ना। 15% मिलता है, 7,000 से यदि ज़्यादा सैलरी हो जाए किसी की तो महंगाई भत्ता 12% ही मिलता है। अब यार 3 महीनों तक तो इसकी सैलरी देखो 7,000 से कम है, और 5 महीनों तक सैलरी 7,000 से ज़्यादा है। तो 7,000 से कम जिस समय रही है उस समय तो 15% महंगाई भत्ता मिलेगा, और 7,000 से ज़्यादा है तो 12% महंगाई भत्ता मिलेगा। तो डियरनेस अलाउंस 6,800 को 3 से गुणा करेंगे तो 20,400 जो है उसका तो 15% महंगाई भत्ता मिलेगा। और 7,100 को 5 से गुणा करेंगे तो 35,500 का 12% ही महंगाई भत्ता मिलेगा। तो महंगाई भत्ता हो गया उसका 3,060 तो एक हो गया, और 4,260 एक हो गया।
महंगाई भत्ते की बात पूरी होगी। उसके बाद में रिटायर हो गया 1 दिसंबर को। रिटायरमेंट के बाद में 2400 रुपये पर मंथ पेंशन मिल रही है उसको। रिटायरमेंट के बाद में 2400 रुपये पर मंथ जो है वो उसको पेंशन मिल रही है। पेंशन इतनी बनती है इसकी, लेकिन उसने क्या किया, कम्यूटेशन का लाभ ले लिया। कम्यूटेशन मैंने आपको बताया था, उसने अपनी कुल पेंशन का 2/3 भाग जो है वो 1 जनवरी 19 को कम्यूटेशन ले लिया और उसको उससे 64,000 रुपये मिले हैं। पहले तो पेंशन की कैलकुलेशन करने देखो। पेंशन ठीक है, ये कह रहा है उसकी पेंशन फिक्स हो रही है 2400 रुपये पर मंथ। 2400 रुपये पर मंथ। तो दिसंबर के महीने में तो 2400 रुपये मिलेगी उसको पेंशन, और जनवरी से मार्च जो 3 महीने हैं उसको 2400 मिलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि 2400 का 2/3 मतलब 1600 रुपये पर मंथ के हिसाब से उसने कम्यूटेशन का लाभ ले लिया। मतलब पूरी लाइफ का 1600 रुपये पर मंथ के हिसाब से एक साथ पैसा ले लिया है उसने। तो अब उसको पेंशन 2/3 तो उसने ले लिया है पेंशन का हिस्सा कम्यूटेशन के रूप में, तो 1/3 पेंशन ही मिलने वाली है उसको। तो 2400 का 1/3 होता है 800 रुपये महीना। तो 800 रुपये महीने से 3 महीनों के 2400 मिलेंगे, और तो 4800 रुपये ही उसको टोटल पेंशन मिलने वाली है। दिसंबर की तो पूरी 2400 मिलेगी, क्योंकि कम्यूटेशन का लाभ 1 जनवरी को लिया है इसने। तो दिसंबर की तो 2400 पेंशन होगी, और जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों की 2400 का 1/3 ही मिलेगी, क्योंकि 2/3 हिस्से का लाभ उसने पूरी लाइफ का एक साथ ले लिया है। ठीक है, तो ये 2400 ये बन गई। अब जो कम्यूटेशन का पैसा मिला है इसको, मतलब पूरी लाइफ का जो एक साथ लाभ लिया है, तो कम्यूटेशन के उसको 64,000 रुपये मिल रहे हैं। टोटल कितने मिल रहे हैं? 64,000 रुपये कम्यूटेशन के रूप में मिले हैं पूरी लाइफ के एक साथ के हिसाब। तो अब इसमें से एग्जेम्प्ट कितना होगा? तो कम्यूटेशन में एग्जेम्प्टेड का रूल मैंने आपको बताया था। कितनी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी निकालनी है अपने को। तो कितनी अमाउंट एग्जेम्प्ट होगी उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी अपने को। मैंने आपको बताया था कि उसकी पूरी लाइफ की जितनी पेंशन बनती है पहले तो वो निकालेंगे। देखो, इसको 64,000 रुपये जो मिले हैं वो पेंशन के 2/3 हिस्से के लिए मिले हैं। तो उसकी पूरी पेंशन लाइफ की कितनी बनती है? फुल पेंशन बनती है 64,000 इंटू 3/2। ठीक है ना। तो फुल पेंशन उसकी लाइफ की बनती है 96,000 बनती है। और उसको ग्रेच्युटी मिल रही है या नहीं मिल रही है ये देखना है। तो पूरे क्वेश्चन में हमें कहीं ग्रेच्युटी का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। तो ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो उसको इस 96,000 का आधा हिस्सा मतलब 48,000 रुपये कर मुक्त हो जाए। और यदि ग्रेच्युटी मिलती साथ में तो 96,000 का 1/3 ही कर मुक्त होता। दोनों नियम बताए हुए आपको। तो ये 48,000 रुपये इसके लिए कर मुक्त है। तो एग्जेम्प्टेड अमाउंट 48,000 घटा देते। तो 64,000 में से 48,000 घटाएंगे तो टैक्सेबल अमाउंट 16,000 रुपये आएगी। ये कम्यूटेशन की बात पूरी होगी। उसके बाद ये कह रहा है कि उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है बेसिक सैलरी का 20%। हाउस रेंट अलाउंस भत्ता मिल रहा है। बेसिक सैलरी कितनी है उसकी? 55,900 है। देखो, 55,900 का 20% उसको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। तो 55,900 का 20% हो गया 11,180। ठीक है ना। अब इस 11,180 में से हाउस रेंट का कितना पैसा कर मुक्त होगा उसका? तो हाउस रेंट की एग्जेम्पशन का रूल मैंने आपको बताया था। क्या रूल था इसमें? आपको देखो, सबसे पहले तो लेनी है कितना हाउस रेंट मिला तो 11,180। दूसरा पॉइंट आपको बताया था 40% ऑफ सैलरी का 40%। तो सैलरी का 40% निकालेंगे तो इसकी सैलरी 55,900 हो रही है। 55,900 का 40% 22,360। ठीक है ना। और तीसरा पॉइंट बताया था मैंने आपको रेंट पेड -10% ऑफ सैलरी।
रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। कितना किराया चुका रहा है ये देखो, कहीं दिया हुआ होगा। ये कह रहा है 1600 रुपये प्रति महीना किराया चुका रहा है। महीने कितने हैं? 3 ये और 5, 8 महीने हैं। और 1600 रुपये के हिसाब से 8 महीनों के पैसे चुकाएगा। रेंट पे कितने रुपए चुकाए हैं? कुल मिलाकर रेंट के जितने पैसे चुकाएगा वो कैलकुलेट हो जाएंगे। तो इसमें आपको ये बताया है क्या, देखो कि रेंट कहाँ तक, कौन से महीने तक चुकाया है इसमें। कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं अपने पास में। तो ठीक है, 8 महीनों का निकाल लेंगे। तो 1600 इंटू 8 करेंगे। 8 महीने वो रहा है सर्विस में इस साल, तो 1600 इंटू 8 हो गया आपके 12,800। और माइनस 10% ऑफ सैलरी करेंगे तो सैलरी 55,900 का 10% 5590। तो 12,800 में से 5590 घटाएंगे तो 7210। तीनों में से जो राशि कम होगी, तो इन तीनों में कम क्या है? 7210। तो 7210 कर मुक्त हो जाएगा। तो 11,180 में से 7210 घटाएंगे तो 3,970 रुपये कर योग्य हो जाएंगे इसके। और एक विशेष बात जो ध्यान रखने की है कि महंगाई भत्ता जो है वो उसको मिल ही रहा है अलग अलग तरीके से। तो आपको बेसिक सैलरी के हिसाब से ये कैलकुलेशन सारी कर लेनी है। अब ये सारी अमाउंट जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो अपने पास में उसकी कुल सैलरी आ जाएगी। तो कुल सैलरी आ रही है 87,900। ठीक है, तो ये सिंपल सा ही वैसे काम है, लेकिन इस पॉइंट क्वेश्चन में 3-4 अच्छे पॉइंट आ गए अपने पास। देखो पेंशन का आ गया, कम्यूटेशन का आ गया, हाउस रेंट का आ गया, तो कई पॉइंट एक साथ क्लियर हो गए हैं। तो अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम इनकम टैक्स के, ताकि अलग अलग पॉइंट के हिसाब से करवा रहा हूँ मैं आपको, है ना, कि नए पॉइंट जो आ जाए उससे क्या है हर चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए। जैसे कल अब मैंने आपको कराया तो ग्रेच्युटी का करा दिया था। तो ग्रेच्युटी एक्ट लगता है चाहे नहीं लगता है, उस कंडीशन में कितना उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ग्रेच्युटी का पॉइंट हमने कल क्लियर किया था। आज एक पॉइंट कम्यूटेशन का आ गया, एक पॉइंट पेंशन का आ गया, एक पॉइंट HRA का आ गया। DA भी अलग अलग है ना। 3 महीनों का जैसे 15% निकाला हमने, 5 महीनों का 12% निकाला। तो अलग अलग पॉइंट्स आते रहेंगे। तो अभी कम से कम 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिकल के और करेंगे हम, तो आपकी सारी चीज़ें जो है अलग अलग टाइप की क्लियर होती जाएगी। बाकी आप लोगों को तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बुक मार्केट में जैसी आती है आप लोग बुक लेके आओ और उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए तो काम चलेगा नहीं। सारे क्वेश्चन तो करवाना वैसे भी पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में एक क्वेश्चन मान लो होता है। तो केवल सैलरी में 100 क्वेश्चन है, तो हम 100 दिन तो दे नहीं सकते सैलरी को। इसलिए आप लोगों को भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पॉइंट सारे मैं क्लियर करवाता रहूँगा आपके, तो पॉइंट के हिसाब से आपको काम करना है। आपको थ्योरी मैंने पूरी डिटेल में बता दी है, तो थ्योरी पूरी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि बिना थ्योरी के रूल्स याद रखे आप इनकम टैक्स को नहीं पढ़ सकते। तो ये चीज़ एक तो बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है कि जितनी भी आपको थ्योरी मैंने बताई है वो थ्योरी आप अच्छी तरह से तैयार करो, पढ़ो उसको 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार जितनी बार पढ़ सकते, क्योंकि बिना रूल्स याद हुए आप इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं कर पाओ। अब जैसे अभी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो ये रूल्स मैं अलग से लिखता जा रहा हूँ, आपको वही फिर से बताता जा रहा हूँ। तो ये रूल्स आपको याद होंगे तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। आपको रूल ही याद नहीं है तो आप कैसे एग्जेम्प्टेड अमाउंट निकालोगे कि हाउस रेंट अलाउंस का कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, या कम्यूटेशन का कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा, पेंशन की कैलकुलेशन करनी है। तो ये सब रूल्स याद होंगे तभी आप कर पाओगे, नहीं तो आपके लिए पॉसिबल होगा नहीं। इसलिए बेहतर है कि पहले आप रूल्स को कम से कम 5-7 बार अच्छी तरह से पढ़ो, याद रखो उनको, क्योंकि रूल्स याद नहीं रखोगे तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो हो ही नहीं पाएगा किसी भी हालत में। रूल्स याद रखना तो एकदम ज़रूरी है। तो और क्वेश्चन कराऊंगा आपको अभी, ठीक है ना, अलग अलग पॉइंट के हिसाब से नए नए पॉइंट जो होंगे उनके क्वेश्चन कराएंगे और
तो आपको क्लियर हो जाएगा सारा। थैंक यू।